आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग के लिए वो है नॉर्मल इंसिडेंस एट अ प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्रीज। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनारियो है, एक कंडक्टर है हमारे पास और कुछ ऐसा सिनारियो है जिसमें जो रेड कलर में शो किया हुआ है ये कंडक्टर है और ये एक्सिस एक्स आ गया, तो ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास आ गया जेड एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों के जो डॉट से शो किया हुआ है वो है आपके पास वाई एक्सिस। तो दो मीडियम आ गए आपके पास, ये मीडियम वन है, मीडियम वन है जो इसमें कंडक्टिविटी जो है वो ज़ीरो है। ये मीडियम टू है जो हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कंडक्टर है। जो हमने स्टडी की थी, बाउंड्री कंडीशन स्टडी की हैं अब तक, उसमें हमने होमोजीनियस मीडियम अज्यूम किया था, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मीडियम। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास ये जो मीडियम वन है, मीडियम वन लॉसलेस मीडियम है, इसमें सिग्मा वन ज़ीरो है और ये परफेक्ट कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में हमें पता है जो ये मीडियम टू हो है तो उसमें जो कंडक्टिविटी हम शो कर रहे हैं वो सिग्मा टू से, और ये कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी अगर परफेक्ट कंडक्टर है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई वेव आती है हमारे पास तो वो अगर इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री पे, जो ये बाउंड्री है प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री एट z इक्वल टू जीरो जूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिहेवियर कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसके लिए हमने ये वेव अज्यूम की है, ये डायरेक्शन आ गई आपको, ये इंसिडेंस वेव ई सब्सक्रिप्ट आई जो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंसिडेंस वेव, ई सब्सक्रिप्ट आर रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव नहीं होगी हमारे पास। ये वेव जो है, अब इस वेव में जो ये ए एन आई है वो यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट वेव का। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने शो की हुई है डॉट से। सिमिलरली जब ये वेव नॉर्मली स्ट्राइक करेगी यहाँ पे तो कुछ भी प्रोपेगेट नहीं होगा मीडियम टू में, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो भी ज़ीरो रहेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो भी ज़ीरो रहेगी। तो पूरी की पूरी वेव क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव आएगी आपके पास जो हमने शो की हुई है, और जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ए एन आर वो शो किया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप इंसिडेंट वेव को लिखना चाहें, इंसिडेंट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी है। तो जो डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन मान रहे हैं, एक्स, तो कंपोनेंट हमने अज्यूम किया है वो एक्स कंपोनेंट है। ये जो डायरेक्शन है वो आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो डायरेक्शन जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो जेड रखी है हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स रखी है। ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई में होगी। तो ये ए एक्स ई आई ज़ीरो ई रेस पावर माइनस जे बीटा वन जेड, ये हमारे पास किसकी, इंसिडेंट वेव की वैल्यू आ गई। ये सब कर चुके हैं, तो ये थोड़ा इजी लगना चाहिए आप लोगों को, डायरेक्टली इसको लिख सकते हो आप। जो ये वैल्यू है ई आई नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट z इक्वल टू जीरो इंटरफेस। अब जो ये है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नोटेशन लिखेंगी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई आई जेड, क्योंकि जो प्रोपेगेशन है जेड डायरेक्शन में है तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप एच आई जेड लिखना चाहें तो एच आई जेड, इसमें क्या रिलेशन है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का रिलेशन रहता है कि जो डायरेक्शन है वो तो वाई आ गई आपके पास, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उसको डिवाइड कर लो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से, इस मीडियम वन के, मीडियम वन से ही जा रही है ना वेव। तो ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बीटा वन जेड। इसको इक्वेशन वन दे दो, दिस इज इक्वेशन टू। अब हमारे पास क्या आ गया कि जो ईटा वन क्या है, जो मीडियम वन है, वन सब्सक्रिप्ट में है तो वो मीडियम वन से बिलोंग कर रहा है, टू आएगा तो वो मीडियम टू से। तो अब हमारे पास अगर हम कहना चाहें कि रिफ्लेक्टेड वेव कितनी आई है, यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ये इंसिडेंट वेव आई है, कुछ भी प्रोपेगेशन नहीं होगा कंडक्टर में, परफेक्ट कंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएंगी यहाँ पे, ये बता चुके हैं, सिर्फ सरफेस पे वेव रहती है, ठीक है।
और कम्प्लीटली वेव जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ट्रांसमिट कुछ नहीं होगा इसमें, कंप्लीट की कंप्लीट वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टेड क्या होगी, ई आर जेड। देखिए अब ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन ये है, तो स्ट्राइक होने के बाद जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है। तो ये अगर ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो माइनस जेड डायरेक्शन में। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस आएगा, जो इसका यूनिट वेक्टर रहेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, ए एक्स। यूनिट वेक्टर हमने बताया था, एक एनिमेशन के थ्रू बताया था कि यूनिट वेक्टर तो सेम ही रहेगा, बट जो वेरिएशन आएगा हमारे पास वो आएगा प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन कैसे शो करोगे, प्रोपेगेशन ये शो कर रहा है ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा वन जेड। तो इसमें हमारे पास जो ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव 0 ई रेज़ पावर, तो यहाँ पे प्लस जेड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा जे बीटा वन जेड। तो ये आपके पास आ गई रिफ्लेक्टेड वेव। इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें कि टोटल वेव की बात करें, मीडियम वन में टोटल वेव किसके इक्वल आई है, दोनों का इंसिडेंट z प्लस ई रिफ्लेक्टेड z, इन दोनों का सम आएगी। जो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं 1 और 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1Z आ जाएगा। तो इसकी अगर आप वैल्यू लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ए एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ई इंसिडेंट 0 ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा वन जेड प्लस ई रिफ्लेक्टेड 0 माइनस जे बीटा वन जेड। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो ये सरफेस है z इक्वल टू 0 सरफेस, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री पे z इक्वल टू 0 पे, वो कहता है कि ये जो टर्म है, ये टोटल टर्म ये 0 होनी चाहिए। तो E1 0, z की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू E2 0। E2 0 क्या है, 0। दोनों सेम होनी चाहिए ना, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो E1 0, z की वैल्यू 0 इज इक्वल टू E2 0, वो 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये 0 कब होगा, जो ये टर्म आई है हमारे पास, इसको इक्वेशन 4 दे दो, तो ये 0 पूरी टर्म 0। तो इसको कह सकते हो, इट्स इम्प्लाइज दैट ए एक्स ई आई 0 इज पावर माइनस जे बीटा वन जेड प्लस ई आर 0 ए इज पावर जे बीटा वन जेड इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब ये इसको सोल्व करो, सो ये हमें मिल जाएगा ई आर 0 इज इक्वल टू माइनस ई इंसिडेंट 0। तो ये हमारे पास आ गया है कि ये होगा। अब इसकी अगर आप वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में 4 में, तो 4 इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी कुछ इस तरह से, ए एक्स ई इंसिडेंट ए रेज़ पावर माइनस जे बीटा वन जेड। तो यहाँ पे अगर ये ई आर 0 की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ये इंसिडेंट 0 जे बीटा वन जेड। तो ये 0 कॉमन लेके आप लिख सकते हो, ए एक्स माइनस आ जाएगा 2j, ये साइन बन गया, तो साइन बीटा वन जेड आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन आ गई 5, ठीक है। अब सिमिलरली जो आप रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो। तो एच आर जेड, ये क्या है कि रिफ्लेक्टेड वेव, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/η1 डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इनटू ई आर जेड, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जो ये ए एन आर वैक्टर है, ए एन आर वैक्टर, यही बात हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जेड ए जेड। तो इसको आप लिखोगे ऐसे 1/η1। तो ए एन आर की डायरेक्शन क्या है, अगर ये जेड डायरेक्शन है तो अपोजिट है उसके, सो दैट इज माइनस ए जेड। क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस ई आर जेड की पूरी वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स ई आर नोट ई रेज़ पावर जे बीटा वन जेड, ये आ गई वैल्यू। तो ए जेड क्रॉस ए एक्स ए वाई हो गया, तो एच आर जेड आ गया आपके पास ए जेड क्रॉस ए एक्स, तो वो आ गया ए वाई के इक्वल।
माइनस माइनस का साइन तो रहेगा 1/η1 ER0 e⁻j β1 z। इसको इक्वेशन दे दो 6। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगी, 2 और 6 को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H1Z आ जाएगा। इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, यही लिख लेते हैं। इसको अगर ऐड करोगे आप, जैसे हमने E1Z लिखा था, तो इसको इन दोनों को ऐड कर लो और कुछ कॉमन जो बचता है ER0 की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ EI0। तो उसको पुट करने के बाद डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको मैं, इसको सोल्व कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है इसमें। तो ये आएगी कोस वाली टर्म इसमें, कोस β1z। इसको इक्वेशन दे दो आप 7। तो आपके पास 5 और 7 मेन इक्वेशन आ गई। मेन इक्वेशन ये है, एक तो ये इक्वेशन आ गई है, एक ये कंप्लीट। ठीक है, 5 और 7 जो हैं वो मेन इक्वेशंस हैं, इनके बेस पे ही हम बात करेंगे अब। तो अगर हम इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी चाहें फेजर फॉर्म में, हम कहते हैं कि जो 5 और 7 इक्वेशंस हैं, अब मैं कहता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई फील्ड इंटेंसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों के लिए आप क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहते हो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन फेजर फॉर्म सिंपल है, हम ये कर चुके हैं पहले भी। तो E1Z हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो T साथ में फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ये किसके इक्वल होगी, रियल ऑफ E1Z इंटू e⁻j⍵t। किसके इक्वल आएगी, AX2 EI0, j खत्म हो जाएगा अब, साइन β1 Z साइन ω t। ठीक है, सिमिलरली जो H1Z, T है, इसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है आपने, तो वो इक्वल आएगा H1Z e⁻j⍵t, रियल वैल्यू इसकी। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, AY 2EI0 डिवाइड बाई η1 कोस β1Z कोस ω t। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये मेन वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। इसको दे दो 8 और इसको दे दो 9। ठीक है, अब अगर आप फाइंड आउट करें कि जो ये E1Z, T हैं, जो ये इक्वेशन 8 और 9 है, इसमें आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इनकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको अगर आप फाइंड आउट करें तो स्ट्रेंज ये देखेंगे आप कि जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ ऑफ E1Z, T कहाँ पे आ रहे हैं, ज़ीरो। और जो मैक्सिमम आ रहे हैं, क्योंकि एक में साइन है दूसरे में कोस है, मैक्सिमा ऑफ H1Z, T, वो दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं आपके पास। कहाँ पे, जब आपके पास β1Z इज इक्वल टू आ गया है -nπ, और यू कैन से Z इज इक्वल टू आ गया है -n λ/2, 4n इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू के लिए देखो, अगर वैल्यू पुट करोगे तो जो E1Z है वो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और जो H1Z थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है। और दूसरा केस लेके चलें कि मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमा ऑफ E1Z, T और मिनिमा ऑफ H1Z, T। अगर आप ये भी देख लें तो इस केस में ये कब आएगा, जब β1Z किसके इक्वल आएगा, -2n + 1 π/2। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे पास आ गया है Z इज इक्वल टू -2n + 1
लैम्डा बाय 4, ठीक है, एन की 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज जहाँ मैक्सिमा होगा h1z, t का, वहाँ मिनिमा होगा e1z, t का, और वाइस वर्सा। तो जब भी हमारे पास एक वेव ट्रांसमिट होगी, ठीक है, इंसिडेंट वेव आई है तो वहाँ से उधर से क्या आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव आ गई है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव देखिए, ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस था, यहाँ से इंसिडेंट वेव अगर आई है, अगर सिंपल उसमें बात करें, और इधर से हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, तो ये दोनों इंटरफेयर होंगी आपस में, और उससे क्या बनेगी, उसको बनेगी स्टैंडिंग वेव। तो ये अगर हम शो करें, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटरफेस है हमारे पास, ये इंटरफेस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी। ये जो पॉइंट है ये आ गया आपके पास माइनस लैम्डा डिस्टेंस है, ये आ गया माइनस लैम्डा बाय 2। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी। तो ये ज़ीरो आएगी अगर ओमेगा टी ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखो ओमेगा टी अगर ज़ीरो हो जाए तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो के लिए ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो है, ये लाइन जो है, ये ओमेगा टी इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन है ये हम कह देते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 5π/4 के लिए, और आप ज़्यादा एंगल को इंक्रीज़ करोगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2 के लिए ये दूसरी लाइन आ गई है आपके पास। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो सिमिलरली जो h1 आ गया, ये नीचे वाली इक्वेशन है h1 वर्सेस z, तो z की वेरिएशन कैसे दी हुई है वो देख सकते हैं आप। और ये जो पॉइंट है ये है माइनस लैम्डा बाय 4, ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे -3 लैम्डा बाय 4। तो जैसे जैसे आप इसमें भी डिफरेंट ओमेगा टी की वैल्यूज़ के लिए हमने प्लॉट किया है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये वाली, ये ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 के लिए आ रही है क्योंकि इसमें कोस है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जो ये डॉटेड है ये ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4 के लिए है, ये वाला डॉटेड ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4, ठीक है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और जो ये मिडल का लाइन रहेगी, ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसके लिए है, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2। तो ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया है। ये हमारे पास फिनिश हो गया है अब नॉर्मल इंसिडेंस एट अ प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री।